फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब फाइन हैं, बढ़िया हैं, अच्छे से हैं और आपकी प्रेपरेशन अच्छे से चल रही है। ये टॉपिक हम जो तैयार करने जा रहे हैं इसका नाम है प्रियम्बल। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो पायोनियर था अमंग द नेशंस टू राइट द प्रियम्बल दैट बिकेम द एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पायोनियर क्या होता है? पायोनियर होता है जिसने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है वो 1776 में स्टार्ट हुई। 13 कॉलोनीज़ ने इकट्ठे होकर अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई की और 1783 1783 में आकर वो जीत गए। फिर इनका कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस शुरू हुआ और 1787 तक ज़्यादातर स्टेप्स फाइनल होने शुरू हो गए और 1789 में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आ गया। यानी आज के समय में जो सबसे पुराना लिखती संविधान है वो अमेरिका का है। प्रियम्बल कैन बी प्रिलिमिनरी और प्रेपरेटरी स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिलिमिनरी और प्रेपरेटरी स्टेटमेंट क्या हो सकती है कि इसको पढ़ के आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे उसका क्या मतलब है, अंदर जो प्रियम्बल में दिया होगा उसका थीम क्या है, अंदर जो जिसको हम साधारण भाषा में कह सकते हैं सारांश क्या है, सारी बात का समरी क्या है, वो प्रियम्बल में दी गई होती है। सो प्रियम्बल कंटेन्स द ब्रीफ अकाउंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट जानने के लिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का समय नहीं है तो प्रियम्बल को बार बार पढ़कर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आपसे किन चीज़ों की उम्मीद करता है। एक एमिनेंट लॉयर हुए हैं ना, N.A. फाल्केवाला। उन्होंने सही तरीके से रिगार्ड किया, उन्होंने प्रियम्बल को कहा आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये एक ऐसी असेंबली है, ऐसा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ प्रोविजंस है दैट कंटेन्स द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो भी उसके मूलभूत सिद्धांत हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के मूलभूत फीचर्स हैं, वो प्रेम्बल में इंक्लूड किए गए हैं। जैसे हम आइडेंटिटी कार्ड को देखकर किसी व्यक्ति का अंदाज़ा लगा सकते हैं, वैसे ही हम प्रियम्बल को देखकर संविधान में छिपी हुई स्पिरिट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पंडित नेहरू इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 13th of December 1946। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग थी वो होल्ड की गई थी 9th of December 1946 को, और फाइनल मीटिंग जो होल्ड हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो 26th of November 1949 को होल्ड की गई थी। तो इसमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे जब हमारा पूरा संविधान बनकर तैयार हुआ। और इस रेजोल्यूशन ने सेटल किया कि हमारी बेसिक फ़िलॉसफी क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का क्या मतलब है कि हम संविधान क्यों लिख रहे हैं, तो उससे हमें समझ में आया कि संविधान में छुपी हुई बेसिक फ़िलॉसफी क्या है, संविधान के पीछे की आत्मा क्या है, संविधान क्यों लिखा जा रहा है, संविधान से लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं। जो अभी उस समय न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया था तो वहाँ पे लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं, तो संविधान की भावना जो है हमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से पता लगती है। द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज गाइडेड बाय द प्रियम्बल। ड्राफ्टिंग होता है किसी लीगल थॉट को एक लीगल भाषा में लिखना, और भारतीय संविधान में खुशकिस्मती रही है कि ये चीज़ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने की। वो PhD थे लॉ में और ही अंडरस्टूड द बेसिक स्पिरिट्स ऑफ द लॉ कि लॉ को किस कंटेक्स्ट में लिखा जाना चाहिए। तो उन्होंने एक फंडामेंटल ड्राफ्ट तैयार किया कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, जिससे आज भी इवन आफ्टर ऑलमोस्ट 76 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस आज भी ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है अच्छे तरीके से चल रहा है। द बेयर रीडिंग ऑफ द प्रियम्बल स्टेट्स। प्रियम्बल की बेयर रीडिंग से हमें क्या पता चलता है? वी मीन्स लोग यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर होल्ड करते हैं। कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी जो है वो प्रियम्बल में या देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में योगदान नहीं दे रही है। द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया भारत के लोग, इसका मतलब सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? भारत के लोग। हैविंग सोलमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, उन्होंने एक शपथ ली है कि भारत को बनाएंगे सॉवरन। सॉवरन मतलब अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में पूरी तरह से आज़ाद देश। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मीन्स
जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन स्टेट के कंट्रोल में हो। स्टेट ये कोशिश करे कि लोगों को उनकी मेरिट और उनकी ज़रूरत के हिसाब से बराबर बराबर रिसोर्सेज पर हिस्सा दिया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज एक हाथ में तो बिल्कुल ही इकट्ठे हो जाएं और दूसरे हाथ में रिसोर्सेज मिले ही ना। सेकुलर, सेकुलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष, लेकिन यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष का ये मतलब है कि स्टेट सभी धर्मों की बराबर इज्जत करेगी। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मीन्स जहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी जाती है। एंड हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट रिपब्लिकन मीन्स हेड ऑफ द स्टेट जो है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो यही जो है भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा है, जो ये हमें बताता है कि सरकार की नेचर क्या होगी। सरकार सॉवरेन होगी, अपने मामलों में खुद से डिसीज़न ले सकती है, कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं है, अंग्रेज़ों के अधीन नहीं है। सोशलिस्ट होगी, कोशिश करेगी कि लोगों को उनकी ज़रूरत और मेरिट के हिसाब से ज़्यादा रिवॉर्ड किया जाए। सेकुलर होगी कि सभी धर्मों के लोगों की बराबर इज्जत की जाए। डेमोक्रेटिक होगी जहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो लोगों के द्वारा चुनी जाएगी। एंड रिपब्लिकन होगी जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो है वो लोगों के द्वारा चुना गया होगा, अनुवांशिकी तौर पर कोई राजा नहीं होगा। टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, वो अपने नागरिकों के लिए सरकार क्या एस्पायर करेगी, जो ये नागरिक सरकार से उम्मीद रख रहे हैं। जस्टिस, जस्टिस तीन तरह का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब ये चीज़ें प्रश्न के तौर पर आती हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, नेचर ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, सॉवरेनिटी का क्या मतलब है, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन का क्या मतलब है, कौन सा जस्टिस जो है वो मेंशन किया गया है नहीं किया गया, ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जस्टिस जो है उसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो आते हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, आज़ादी जो है वो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और बराबरी का हक है स्टेटस और अपॉर्चुनिटी का। अब तीनों का डिटेल्स जानना ज़रूरी है। जस्टिस, सबको न्याय मिले। सोशली, जैसे किसी तरह की कोई सोशली रोक ना हो किसी पे, जैसे कई बार ये होता है कि आप नदी से पानी नहीं भर सकते, कुएं से पानी नहीं भर सकते, तो वो चीज़ नहीं होगी। इकोनॉमिक जस्टिस, सरकार ये कोशिश करेगी कि अगर कोई व्यक्ति काम करने के लिए तैयार है उसको काम मिले। कोई व्यक्ति अपने शारीरिक रोग या उम्र की वजह से काम नहीं कर सकता, सरकार उसको सहायता प्रदान करेगी। और सरकार ऐसे मौके तैयार करेगी जहाँ पे लोग अपना पैसा कमा सकें। पॉलिटिकल, सबको बराबर मौका मिलेगा वोट डालने का, सबको बराबर मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का, अपनी राजनीतिक विचारधारा को बराबरी तौर पर बताने का। लिबर्टी ऑफ थॉट, विचारों की आज़ादी। एक्सप्रेशन, अपनी बात कहना। बिलीफ, विश्वास, विश्वास क्या हो सकता है, बिलीफ ये भी हो सकता है कि भगवान में विश्वास है, और ये भी हो सकता है कि भगवान में विश्वास नहीं है। फेथ एंड वर्शिप, और अगर भगवान में विश्वास है तो उस फेथ को, उस विश्वास को और पूजा की जो विधि है उसको व्यक्ति खुद अपना सकता है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, सभी काम जो हैं वो बराबर होंगे। एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मीन्स आगे बढ़ने के मौके सबके लिए बराबर होंगे। टू प्रमोट अमंग देम ऑल, अब यहाँ पे स्टेट यानी देश की सरकार की जिम्मेदारी फिक्स की जाती है। कौन सी सरकार, जो है सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, उसकी ये जिम्मेदारी फिक्स की गई है कि लोगों के बीच में फ्रेटर्निटी, भाईचारा प्रमोट करेंगे। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, जहाँ पर व्यक्ति की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी डिग्निटी है, उसको प्रोटेक्ट करना स्टेट की जिम्मेदारी होगी। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा जाएगा। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेम्बल को अडॉप्ट किया गया 26th डे ऑफ नवंबर 1949, दैट इज डे ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डू हेयर बाय, यहाँ पर अडॉप्ट मानते हैं, एनेक्ट लागू करते हैं, एंड गिव टू अवर सेल्व्स, खुद को ये संविधान देते हैं। इसका मतलब कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी नहीं पीपल ऑफ इंडिया पर वर्क कर रही है, पीपल ऑफ इंडिया खुद ही अपने आप को ये जो है अथॉरिटी दे रहे हैं कि वो संविधान को स्वयं को या प्रेम्बल को स्वयं को दे रहे हैं। देयर आर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बहुत सारे हिस्से हैं प्रेम्बल के।
पहला तो प्रेम्बल्स हेल्प इन ट्रेसिंग द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, जैसा कि हमने पढ़ा कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी प्रेम्बल में कौन है, लोग हैं। इट इज़ द पीपल ऑफ इंडिया हु आर द फंडामेंटल सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अगर लोग ना हो तो प्रेम्बल या कॉन्स्टिट्यूशन या सरकार नहीं होंगे। तो जब कोई चीज़ अपने सोर्स पे डिपेंडेंट हो तो उसको फंडामेंटल सोर्स कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर लोग नहीं होंगे तो फिर सरकारें भी नहीं होंगी। द सोर्स रिमाइंड अस द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको पढ़ के हमें एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी की याद आती है, जिसमें 3 थिंकर्स हैं, हॉब्स, लॉक एंड रूसो। उन्होंने अलग अलग सर्कमस्टांसेस बताए हैं कि किन हालातों में लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया और सरकारों का गठन किया। तो उनका ये कहना था कि सरकारों का गठन जो है वो लोगों के सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुआ। इसको साधारण भाषा में कहें तो लोगों ने उन कामों के लिए सर एग्रीमेंट किया या सरकार बनाई जो वो इंडिविजुअली नहीं कर सकते, जैसे सड़क बनाना, बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस चलाना, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशंस, लॉ एंड ऑर्डर। तो ये सभी जो काम है वो लोग खुद नहीं कर सकते, इसलिए वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके गवर्नमेंट बना लेते हैं जो उनके बिहाफ पे ये काम करती है। अगर वो काम इंडिविजुअल सारे खुद ही कर सकते होते तो फिर हमें सरकारों की कोई आवश्यकता नहीं होती। द प्रेम्बल प्रेजेंट्स द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। तो स्टेट का हमें पता लगता है कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी। सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये गोल डिफाइन करती है जो इंडियन स्टेट को अचीव करने, दैट इज़ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इनकी डिटेल्स हमने ऊपर पढ़ ली है। और डेट ऑफ एंडोर्समेंट या अडॉप्शन बताती है, दैट इज़ 26 नवंबर 1949। सॉवरेन का क्या मतलब है? सॉवरेन मीन्स कि भारत अपने मैटर्स में इंडिपेंडेंस है, इसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इसका कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं है। यानी हम बाहर की किसी भी अथॉरिटी को अपने ऊपर नहीं मानते हैं। इंडिया का एब्सोल्यूट राइट है अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स के मामलों में, और किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर करने में या फॉरेन टेरिटरी को छोड़ने में, अपनी टेरिटरी को किसी विदेशी देश को देने में भारत पूरी तरह से आज़ाद है। इसमें अगर आप रेफरेंस लेना चाहें तो भारत ने बांग्लादेश के साथ 2 बार एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स किया है, जिसमें ज़मीन दी या ली गई है बांग्लादेश से। एक तो केस था री बेरूबारी यूनियन केस, तो अगर आप उसकी डिटेल पढ़ेंगे तो आपको एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव समझ में आएगा बांग्लादेश के साथ। और दूसरा है 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और जिसमें कुछ एनक्लेव से जिससे इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने में दिक्कत हो रही थी, तो हमने बांग्लादेश की साइड में जो हमारी ज़मीन थी वो उनको दे दी, जो हमारी साइड में उनकी ज़मीन थी अपने पास रख ली और उससे इंटरनेशनल बॉर्डर फाइनल किया। तो ये चीज़ दर्शाता है कि भारत जो है वो सॉवरेन है। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट वर्ड जो था ओरिजिनल प्रेम्बल में हिस्सा नहीं था, इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लाया गया। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो संविधान निर्माता थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, दे हैव इंक्लूडेड वेरियस प्रोविजंस। उन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस निकाले जो सोशलिस्टिक टिंज रखते थे। टिंज मीन्स कि जो सोशलिस्टिक माहौल या सोशलिस्टिक विचारधारा को सपोर्ट करते थे। भारत में जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की धीरे धीरे लोगों की इच्छा से बदलाव के साथ जो है वो सोशलिज्म लगाया जाता है। इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इकट्ठे वर्क करते हैं। अगर कम्युनिस्टिक सोशलिज्म हो तो सभी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे सरकार का कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में प्राइवेट सेक्टर भी है। भारत हर चीज़ की नेशनलाइजेशन नहीं करता, कुछ ज़रूरी चीज़ें नेशनलाइज होती हैं, जैसे एटॉमिक एनर्जी है। अगर एटॉमिक एनर्जी नेशनलाइज ना हो तो एक बहुत बड़े बड़े डिजास्टर्स कॉज कर सकती है। तो कुछ ही चीज़ें हैं जिस पर भारत सरकार अपनी नेशनलाइजेशन रखती है। बाकी सभी क्षेत्रों में भारत सरकार कोशिश करती है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनके साथ मिलकर काम करे, और भारत सरकार ये भी कोशिश करती है कि जब उनसे कोई अर्निंग हो, टैक्सेस जो अर्न हो, उनको स्कीम्स के थ्रू अलग अलग लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे जो समाज के लोग गवर्नमेंट सुविधाओं से वंचित रह गए हैं, हु हैव नॉट बीन एबल टू गेन द फैसिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़ थ्रू द गवर्नमेंट स्कीम। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके थ्रू घर प्रोवाइड किए जाते हैं, या हम कहें उज्ज्वला योजना, उजाला योजना। उज्ज्वला योजना में गैस प्रोवाइड की जाती है, उजाला योजना में एलईडी बल्ब प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी तरीके से टेक्नोलॉजिकल एक्सेस जो है गवर्नमेंट कई जगह फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंतर्गत जो है लोगों को अनस्किल्ड लेबर प्रोवाइड की जाती है। वो तो उनको अब ये पैसे भी जो हैं उनके खाते में सीधे ट्रांसफ़र किए जाते हैं
बैंक अकाउंट्स खोले जाते हैं ताकि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में आ जाए। तो ये सभी जो पैटर्न्स गवर्नमेंट स्कीमों में अपनाती है सोशलिस्टिक पैटर्न होते हैं। सेकुलरिज्म भी भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे उन्होंने वर्ड कहीं यूज़ किया गया था। सेकुलर वर्ड भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से भारतीय संविधान में इंक्लूड किया गया। लेकिन सेकुलर वर्ड का ना होना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं शो करता कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ये चाहते थे कि एक धर्म की दूसरे धर्म के ऊपर प्रेफरेंस हो। उनका जो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट था वो पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म था कि सभी धर्मों की बराबर इज्जत हो, और उसके लिए उन्होंने कई प्रोविजंस भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए। अगर आप आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28, जो कि ये प्रोविजन रिलीजियस फ्रीडम्स के साथ डील करते हैं, अगर आप इनके साथ डील करें तो आपको सेकुलरिज्म के कंसेप्ट का समझ में आएगा। इवन एथिज्म को भी भारतीय सरकार रिकॉग्नाइज करती है, और सभी धर्मों को बराबर स्टेटस या सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। यही सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है। नेक्स्ट इज वर्ड इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक जो है वो ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से लिया गया है। डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेटिया का मतलब होता है पावर। तो सुप्रीम पावर जो है पीपल के पास रिडाइड करती है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी डायरेक्ट भी हो सकती है और डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट मीन्स जहाँ पे सभी लोग डेमोक्रेसी में हिस्सा लेते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट, ये मेथड्स हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी को एग्जीक्यूट करने वाले। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के भेजते हैं और यही रिप्रेजेंटेटिव्स आके चल के गवर्नमेंट की फॉर्म्स बनाते हैं। ये गवर्नमेंट की जो फॉर्म्स हैं ये पार्लियामेंट्री भी हो सकती हैं और प्रेसिडेंशियल भी हो सकती हैं। पार्लियामेंट में हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होंगे, जैसे इंग्लैंड के केस में हाउस ऑफ कॉमन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। भारत के केस में लोकसभा है और राज्यसभा है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकती है, जैसे यूएसए में है, फ्रांस में है, रशिया में है, तो वो भी हो सकती है। डेमोक्रेसी में जो एग्जीक्यूटिव हो वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं। अगर वो लोकसभा में अपनी कोई बात नहीं साबित कर पाते, जैसे मान लीजिए बजट पास नहीं करवा पाते, तो उनको रिज़ाइन करना पड़ता है। सिंस इंडियन डेमोक्रेसी ने बहुत सारी चीज़ों को लगाया भी है, जैसे रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन, पीरियोडिक इलेक्शन, समय समय पर चुनाव होते हैं, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, जो सभी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, वो एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं। डिवीजन ऑफ ऑर्गन्स एंड द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम पार्ट 5 और पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो हमें ये जो तीनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनकी डिविजन्स ऑफ पावर समझ में आता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि सभी को उम्र के आधार पर वोट डालने का बराबर अधिकार होगा। पहले ये उम्र 21 साल होती थी, अब ये उम्र घटा के 18 साल की गई है। और एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। तो ये सभी काम अगर हम देखते हैं तो हम ये मानेंगे कि इंडियन स्टेट जो है वो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को होल्ड करती है। डेमोक्रेसी जो है वो सोशल भी हो सकती है, इकोनॉमिक भी हो सकती है और पॉलिटिकल भी हो सकती है। रिपब्लिकन पॉलिटी वो होती है जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो है लोगों के द्वारा चुना जाए। और हेड ऑफ द जो स्टेट है, स्टेट वर्ड की अगर आपको डेफिनेशन पढ़नी है तो आर्टिकल 12 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। तो वो आर्टिकल 12 में जो स्टेट वर्ड यूज़ किया गया वही यहाँ पे यूज़ किया गया। जो हेड ऑफ द स्टेट होता है उसका पीरियड फिक्स होता है, जैसे भारत के केस में प्रेसिडेंट है, उसका पीरियड फिक्स है, 5 ईयर्स के लिए वो चुना जाएगा, ठीक है। और इसमें कोई भी हेरिडिटरी सक्सेशन नहीं होगा। हेरिडिटरी सक्सेशन मीन्स अनुवांशिकी तौर पर किसी को नहीं चुना जाएगा कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा नहीं होगा। हर बार जब हेड ऑफ द स्टेट चुना जाए, लोगों के द्वारा चुना जाए, तो वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाती है। आप इसको रिपब्लिकन पॉलिटी भी कह सकते हैं। और इलेक्शंस क्योंकि लोगों के द्वारा होता है हेड ऑफ द स्टेट का, तो इसका मतलब सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास चलेगी? सिटीजन्स के पास चलेगी। राज्य में कोई भी प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है। नोबडी कैन क्लेम द प्रिविलेजेस कि मैं राजा हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं आम लोगों से ऊपर हूँ, ऐसा नहीं कर सकते। और सभी नागरिक जो हैं वह पब्लिक ऑफिस के लिए बराबर से जो है अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। बड़ी से बड़ी नौकरी के लिए, आईएएस, पीसीएस, गवर्नमेंट की कोई भी जॉब है उसके लिए आप आवेदन दे सकते हैं। चुनावों के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए अगर आपकी ड्यू क्वालिफिकेशन बनती है तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो बेसिक नेचर जो गवर्नमेंट की
प्रेम्बल में दी गई है वो है सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो अगर मेंस में आपको क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन अ नोट ऑन द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट डिफाइंड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आपको ये 5 फीचर्स ही डिफाइन करने हैं। और अगर उसमें ये आ जाता है कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, फिर हम वो करेंगे जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी जो प्रेम्बल अचीव करने की कोशिश करता है। तो हमें इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट करना है मीन्स में कि क्वेश्चन आपको सब्सटेंस पे पूछा जाएगा या क्वेश्चन आपको एग्जीक्यूशन या प्रोसीजर पे पूछा जाएगा। तो अगर ये आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं तो अकेला प्रियम्बल पढ़कर भी आप मेंस या प्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें कई जो छोटी छोटी सी चीज़ें पढ़ी वो आपको प्री में क्वेश्चंस के तौर पे पूछी जा सकती हैं। जैसे पूछे जा सकता है कि भारत में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही छोटे एग्जाम में आएगा, जैसे बड़े कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। अच्छा, डेट ऑफ एडॉप्शन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या दी गई है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, जस्टिस में कौन सा फॉर्म लिया गया, लिबर्टी में कौन सा फॉर्म लिया गया, इक्वालिटी में कौन सा फॉर्म लिया गया है, भारत की स्टेट में सेकुलरिज्म का क्या मतलब है, ये सभी जो फैक्टर्स हैं ये प्रिलिमिनरी पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर भी क्वेश्चन आपको प्रिलिमिनरी पर्सपेक्टिव में पूछा जा सकता है, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही आगे चल के डेमोक्रेसी का आधार बनता है। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने मूव किया, नाना भाई फाल्के वाला ने क्या कहा, ये सभी भी प्रिलिमिनरी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं। तो कभी भी किसी चीज़ को पढ़ें हमेशा ये देखें कि पिछले सालों में उसके प्रश्न क्या पूछे गए हैं और फिर उसके डाटा को पढ़ना शुरू करें, तो वो आपको प्री में भी और मेंस में भी ज़्यादा रिवॉर्ड करेगा। आई होप इससे आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो पहले से बेटर हुई होगी और आपने इसमें कुछ नई चीज़ें भी सीखी होंगी और आपकी जो पुरानी नॉलेज है वो पॉलिश भी हुई होगी। इस तरह की और वीडियोस जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।